जब भी हम यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में यह पहला सवाल उठ के खड़ा हो जाता है कि तैयारी कहां से की जाए। क्या पहले हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या इंटरव्यू की तैयारी, किसकी तैयारी करें? जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमेशा आपको पीछे से आगे की ओर आकर तैयारी करनी है। कैसे? पीछे से आगे की ओर आइए। पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। आप कह रहे होंगे आप पहले व्यक्ति जो हमको मिले हैं जो पीछे से आगे की तैयारी की बात कर रहे हैं, पहले कौन इंटरव्यू की तैयारी? ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद में आपके अंदर जो भी सवाल उठ रहे होंगे उनका सबका समाधान हो जाएगा। पहले किसकी? इंटरव्यू की तैयारी की। इसके बाद में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिएगा और इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी। अगर इस पैटर्न में आप तैयारी करते हैं तो आप सफल हो जाए, लेकिन जब बात निकल के आती है यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि इसकी तैयारी करें या ना करें, तब भी हमारा काम हो जाए। कैसे? क्योंकि वर्तमान समय में जो इंटरव्यू है वो मात्र 100 नंबर का रह गया। 100 अंक का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें से आपको मैक्सिमम जो अधिकतम अंक हैं वो आपको 60 मिलेंगे, 60 65 तक जा सकता है। मिनिमम आपको 40 से 45 50 तक जा सकता है, इसके बीच ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यानी कि 70 के इर्द गिर्द रहेगा, बाकी कुछ नहीं। जो भी इंटरव्यू में फर्क पड़ेगा वो 8-10 नंबर कम पड़ेगा। यानी कि इंटरव्यू की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है यूपी पीसीएस। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात तो आपका बिल्कुल भी पूरी तरीके से आप कंफर्म हो चुके हैं कि इंटरव्यू की तैयारी चाहे अभी करें या बाद में करें तब भी दिक्कत नहीं। समस्या कहां है? समस्या है कि हमें पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी। क्यों मुख्य परीक्षा की तैयारी करें? हमने तो अधिकतर यही सुना है कि पहले प्री निकालिए, इसके बाद में मेंस पढ़िएगा। प्री निकालिए तब हम मेंस पढ़ते हैं। जब तक प्री नहीं निकालेंगे तब तक हम मेंस की तरफ जाएंगे नहीं। अगर ऐसा ख्याल आपका भी है तो ये मान के चलिएगा कि आप पीसीएस को सपने में भूल जाएंगे, फिर आप पीसीएस में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका वो मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका प्री निकलेगा भी नहीं। एक रीजन ये भी है। कैसे और क्या? तो अभी हम आपको पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर आपको ध्यान केंद्रित करवाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तभी प्रारंभिक परीक्षा
की तैयारी करेंगे तो प्री निकल जाएगा और मेंस में भी आप सफल हो जाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यूपी पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो। कहने का अर्थ ये है कि यूपी पीसीएस में जो सफलता का दरवाजा है वो कहां से खुलेगा, तो आप कहेंगे मुख्य परीक्षा की पहले तैयारी करें, वहीं से आपका सफलता का दरवाजा खुलेगा। इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि तैयारी हमको शुरू कहां से करनी। मुख्य परीक्षा इंटरव्यू का कोई ज्यादा महत्व तो है नहीं यूपी पीसी, इसलिए हमारा पूरा पूरा ध्यान मुख्य परीक्षा पर होना। अच्छा, अब मुख्य परीक्षा की जब हम तैयारी करेंगे तो हमें प्रथमता दृष्टिकोण से किन बातों को ध्यान में रखना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा, कैसे हम तैयारी करें। तो देखिएगा, सबसे पहली बात होती है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस पता होना चाहिए। यानी कि आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये पता ही नहीं होना चाहिए बल्कि आपको जुबान पर रटा होना चाहिए, जुबान पर रटा होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तब तक आप तैयारी कैसे करें, तब तक आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। आपको क्या पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप कुछ भी तैयारी करेंगे। पता लगे कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पूछा ही नहीं जा रहा है, या आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? या आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के 10 टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, सिलेबस में दिया ही नहीं गया है और आप पूरा पढ़ रहे हैं। कहने का उदाहरण के तौर, यानी कि पहला हमारा जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय पहला हमारा टारगेट क्या होगा, सिलेबस हमको रटा होना चाहिए मुख्य परीक्षा का, कि पेपर फर्स्ट में क्या होगा, कौन कौन से पेपर आएंगे पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में क्या होगा, पेपर थर्ड में क्या होगा, पेपर फोर्थ में क्या होगा, और पेपर 5 और 6 में क्या होगा। आप कहेंगे कि आप डिस्कस कर दीजिएगा। देखिएगा, सिलेबस हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा डिस्कशन किया गया है और लगभग में ये मान के चलिएगा कि हमारी टीम ने इस सिलेबस को डिस्कशन करने में 10 घंटे ले लिए, क्योंकि एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। अगर आप कैरियर पथ के मंच से जुड़े हुए हैं तो आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी, उनको आप देख लें। अभी हम सिलेबस आपको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल और केवल आपको यह बताएंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी को किस दिशा में करनी चाहिए और कैसे आपको सफलता मिलेगी। तो पहला हमारा जो टारगेट है वो हमारा है कि पाठ्यक्रम पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से,
पहले पेपर में क्या है, किन किन बातों को पूछा गया है, जितना सिलेबस दिया गया है उतने ही सिलेबस की तैयारी करनी है, उतने ही पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है आपको, आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो सिलेबस में चीजें दी गई हैं उससे एक भी चीज छूटे ना, छूटे ना। अगर एक भी चीज छूट गई तो याद रखिएगा कि यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि यूपी पीसीएस यहां से सवाल नहीं पूछेगा, कभी नहीं कहा जा सकता। आयोग को अगर कोई भी चैलेंज करने लगे तो वह महापंडित या महाज्ञानी कहेंगे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा और आप सफल हो जाए। सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं उतना सब कुछ आपको पढ़ना होगा, एक भी चीज नहीं छोड़ सकती। क्या है कि यूपी पीसीएस है, कभी आपको हिस्ट्री का पोर्शन बढ़ा देगा, कभी हो सकता है कि ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ा दे। तो ऐसा नहीं है कि विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप एक दो वर्षों के पेपर के आधार पर आकलन कर ले कि भाई हिस्ट्री से तो आप सवाल पूछे ही नहीं जाता। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपीएससी 2014 में हिस्ट्री के मात्र मुख्य परीक्षा में 2 सवाल रखे गए। इसी मुखर्जी नगर में माहौल बन गया था कि अब इतिहास का जो पैटर्न है आयोग के द्वारा पूछे जाने की अब संभावनाएं समाप्त हो चुकी। और आपको बता दें कि 2015 में 200 में से 120 नंबर का सिर्फ और सिर्फ इतिहास पूछ लिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते, जितना सिलेबस में दिया गया है सब पढ़ना होगा आपको। यह बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई पहले हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी, और जब हम तैयारी करने जाएंगे तो पहला ध्यान हमारा पाठ्यक्रम की तरफ होगा। पाठ्यक्रम को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक। और इसके बाद में अब जब हम पाठ्यक्रम को समझ चुके हैं तो हमारी तैयारी का आधार क्या होगा, कैसे हम तैयारी करें, किन चीजों को किस तरीके से हम पढ़ें, यह भी समझना अति आवश्यक है। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। अब देखिएगा, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। इसके पढ़े आप एग्जाम नहीं निकाल पाए। आपको कोई कुछ भी कहे कि एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, केवल इतना काम कर लीजिएगा, तो यह मान के चलिएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि कब हमारे 5 वर्ष निकल गए और पीटी तक नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो हमारा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का जो प्रथम चरण है वो क्या है? एनसीईआरटी।
6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी या कुछ और करना होगा? देखिए, अगर आपकी बहुत अच्छे तरीके से चीजों पर पकड़ नहीं है तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को मत पढ़िएगा, कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए जो हम आपको बता देंगे। कुछ एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी पढ़नी है, वो आप पढ़ लीजिएगा और उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते। पहला चरण ये, एनसीईआरटी को अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करना। आपको कोई कुछ भी बोले कि देखिएगा अब की बार में हमारे यहां से प्रश्न आए, आयोग ने हम ही को पूरा ठेका दे दिया है, ये सब ये मान के चलिएगा कि अन्य भक्त टाइप के लोग होते हैं जो आपका भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। आयोग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एक अनुमान लगाया जाता और वो अनुमान लगाने में कम से कम आपने 3 से 4 बार जब तक मेंस और इंटरव्यू नहीं दे लिया होगा तब तक आप अनुमान लगा भी नहीं पाएंगे। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है और जो अनुमान के अनुसार पे कह रहा है कि यह प्रश्न बन सकता है, तो वो टीचर लगभग में 3 से 4 बार इंटरव्यू फेस कर चुका होगा, तभी वह बात कह सकता, अन्यथा तो हवा हवाई। ठीक, खैर उस विषय पर नहीं चल। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मुख्य परीक्षा के मेंस के जो अभी के जीएस के पेपर हैं, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, अभी आप इसके बारे में जान लीजिएगा, फिर आप मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है। दूसरा चरण क्या है कि मेंस के जितने जीएस के पेपर हैं अभी तक यूपी पीसीएस, उन पेपर को आप देखिएगा। देखिएगा का मतलब यह है कि उनको पढ़िएगा और उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न कहां से आए और किस तरीके से पूछा गया। अभी आप कहेंगे कि 2018 से यूपी पीसीएस मेंस प्रारंभ हुआ है, तो लगभग में 4-5 वर्षों के पेपर हैं जीएस के, इसके पहले तो ऑब्जेक्टिव होता था। बिल्कुल सही बात है। आप क्या करिएगा कि 2018 से लेकर 2023 तक के जो यूपी पीसीएस मेंस के क्वेश्चन हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या कहीं से आप मार्केट से एक शिल्पी करके आती है पतली सी जीएस की आपको मिल जाएगी, उसको आप उठा लीजिए और उसके साथ में आप ये देखिएगा कि पेपर फर्स्ट में सवाल कहां से पूछा गया है, पेपर सेकंड में कैसा सवाल आया है। यानी कि एक बार आपको पूरे सवाल पता होने चाहिए। कहने का अर्थ ये, मेंस के जितने अभी तक के, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, आपको पता होने चाहिए कि कहां कहां से सवाल आया। 2023 में सवाल क्या आया, इतिहास से सवाल किस प्रकार के आए, क्या वैदिक काल से सवाल आया या नहीं आया, ये सारी चीजें आपको पता होनी। यानी कि कहने का अर्थ ये, ठीक। अब जब दो बातें क्लियर हो गई कि हमको मेंस का जीएस का जो पेपर है उसको अपने पास में रखना है और एनसीईआरटी को पढ़ना।
अब इसके बाद में ये निकल के आएगा कि भाई मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, स्वयं से करें या किसी के साथ करें। ये तो एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर ज्यादातर छात्र कंफ्यूजन में, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और ये लगता है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप स्वयं से तैयारी नहीं कर सकते। आप स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। किन आधारों पर? नंबर 1, आपको जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के आधार पर आपको पढ़ना होगा। पहले तो एनसीईआरटी निपटानी होंगी, इसके बाद में सिलेक्टेड बुकों का अध्ययन करना, सिलेक्टेड बुकों का अध्ययन करना। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कह दिया कि संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं था। तो लक्ष्मीकांत मात्र से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? लक्ष्मीकांत मात्र से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ और भी चीजें आपको करनी होंगी, जिसके लिए आपको या तो नेट का सहारा लेना होगा, जिसके लिए आपको या तो नेट का सहारा लेना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं की जाती। और इसके साथ साथ आपको नेट का सहारा लेना होगा और इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन अखबार से जुड़ा होना होगा। दो चीजें आप करेंगे तभी आपकी स्वयं से तैयारी हो पाए। और इसके लिए कम से कम आपको 10 से 12 घंटे देने। जब तक आप 10 से 12 घंटे नहीं देंगे स्वयं से तैयारी करने, तब तक ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप ये सोचें कि 4-5 घंटे में काम चल जाएगा, तो ये आपके कहने मात्र की बात है और सोचने मात्र की बात। 4-5 घंटे से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 10 से 12 घंटे उस पर काम करना होगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं होता है, उस पर काम करना होगा। कि पढ़ना चीज अलग है और उस विषय पर काम करना चीज अलग है। यूपीपीसीएल भले ही आपको सामान्य अध्ययन रख के सिलेबस दे देती है, लेकिन वास्तविकता में वो सामान्य अध्ययन नहीं होता है। आपको देखने को भले ही मिल जाए कि ग्रेजुएशन लेवल का इसमें पाठ्यक्रम रहता है, लेकिन आप देखिएगा कई ऐसे सवाल रहते हैं जो पीएचडी लेवल का आपको देखने को मिले इसके सिलेबस। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पर्टिकुलर एक विषय पर आपको काम करना होगा। चाहे इतिहास की बात करें, चाहे आपको भारतीय समाज की बात करें, चाहे आपको भारतीय संविधान की बात करें, चाहे आपको भूगोल की बात करें, सबके लिए आपको काम करना। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? तो आप कहेंगे कि एक ये तो सभी को करना, योजना या कुरुक्षेत्र मार्केट में आती है। योजना या कुरुक्षेत्र नाम की मंथली पत्रिका आती है। इसको लेना अति आवश्यक है, तभी छात्र को लेना होगा। इनमें से कोई एक ले लीजिएगा या एक ले लीजिए,
दोनों ले सकते हैं तो दोनों ले लीजिएगा, या इनमें से कोई एक ले लीजिए। 20-20 रुपए की मिलती है, इसको आप जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो थर्ड पेपर है वो इसी पर टिका हुआ है, सेकेंड पेपर है वो इसी पर, इस पे आधारित कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आईआर से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध उससे संबंधित आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट पेपर में, जैसे कि ज्योग्राफी से संबंधित, जैसे कि आपका भारतीय समाज से संबंधित, यहां पर मुद्दे आपको मिले, तो ये मंथली वाइज आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक, कोई भी छात्र हो, चाहे आप हमारे साथ जुड़े हुए या अलग से आप स्वयं से तैयारी कर रही हैं, तो ये तो पढ़ने ही, इनमें से एक, मैं तो कहूंगा दोनों, और पेपर जो थर्ड है वो इसी पर पूरा डिपेंड है, और जो निबंध वाला एरिया है वो भी यहीं से आपका कवर। ठीक, अभी तक तो हमने ये देखा कि मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना हमको क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। अब आप कहें कि आपने बुक की लिस्ट तो बताई नहीं, देखिएगा बुक अपने आधार पर हर एक व्यक्ति सिलेक्ट करता है। बुक की डिटेल आपको कई लोग आपको दे देते होंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर यहां पर एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया और ठीक ठाक बुक, कुछ ठीक ठाक बुकों का आपने अध्ययन कर लिया, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन बशर्ते आपको 10 से 12 घंटे काम करना। ठीक, बात समझ में आ रही है कि 10 से 12 घंटे आपको काम करना हो। जैसे कि अब मान लीजिएगा आर्टिकल 21 के बारे में, जो जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन जीने का अधिकार आप लोग जानते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर केवल और केवल आपको जो अधिकार या स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बातें तो बता दी जाएंगी, क्या अधिकार होता क्या है या स्वतंत्रता होती क्या है। लेकिन जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के साथ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और उसमें आगे चल के बदलाव कैसे होगा, ये आपको किसमें नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि लक्ष्मीकांत की बुक में आपको डिटेल में चीजें नहीं मिली। आपको गोपालन बाग का केस तो मिलेगा, लेकिन 2 लाइन में चीजों को खत्म कर दिया। मेनका गांधी का केस तो मिलेगा, लेकिन मेनका गांधी के केस में न्यायपालिका ने क्या फैसला दिया, इस पर आपकी समझ नहीं बन पाई। इसके लिए आपको नेट का सहारा लेना। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में आप इनको चीजों को देख सकते हैं कि भाई इंदिरा गांधी के केस में न्यायालय ने क्या फैसला दिया और किस तरीके से अनुच्छेद 21 की जो परिभाषा है वो बदल गई, और उसके आधार पर अनुच्छेद 21 की व्यापकता कैसे बढ़ती है, ये भी आपको समझ में आई। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसके लिए आप अगर स्वयं से तैयारी करते हैं तो नेट का सहारा लें। ठीक, ये बात स्पष्ट हो। तो इतनी बात हमने समझ ली कि एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, पहला हमें मेंस के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, दूसरी चीज हमें योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ना होगा, ये सब पढ़ना होगा। अब तैयारी कैसे करनी होगी, किसी का कोई सवाल अभी जो है वो आप लिख के रखिएगा। बाकी जब आप की क्लास समाप्त होने वाली होगी तब आपको हम बता देंगे कि जो भी आपके सवाल मन में उठे होंगे उनको हम हल कर देंगे।
देखिएगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब ऐसा तो है नहीं कि आज पेपर फर्स्ट पढ़ने लगे, कल पेपर सेकंड पढ़ने लगे, पढ़ो पेपर थर्ड पढ़ने लगे और अगले दिन फोर्थ पढ़ने, ऐसा बिल्कुल ना। पेपर वाइज तैयारी करें। पेपर फर्स्ट उठा रही हैं तो पेपर फर्स्ट का एक पोर्शन उठा सकती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी। पेपर सेकंड का एक पोर्शन उठा सकती हैं, जैसे कि संविधान। कम से कम 2 विषय उठाइएगा और 2 विषय को इस तरीके से बिल्कुल मत पढ़िएगा कि आज हमने टारगेट बना लिया है कि संविधान के निर्माण से लेकर और उद्देश्य तक हम निकल जाएंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपको हर वर्ष तैयारी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक लाइन कि उसका मतलब क्या है। जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं तब तक आपकी तैयारी का कोई आधार नहीं, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपके पूरे आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती है, यानी कि समझ पर डिपेंड करती है कि आप समझ पा रही हैं इस बात को, और जिस बात को आप समझ रही हैं उस बात को अपने विचारों में व्यक्त करते हुए लिखना है। तो जब तक आप बात को नहीं समझेंगे तब तक चीजों को आप कैसे लिख पाएंगे। यहां रटने जैसी कोई बात नहीं है, यहां आपको समझना ही पड़ेगा। यानी कि मुख्य परीक्षा में आपको समझना ही पड़ेगा, यहां पर रटने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह किसने किया था हमने रट लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि देखिएगा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कितने आयामों पर बेरोजगारी दी जाती है उनको हमने रट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करता। आपको हर एक बिंदु समझना होगा कि बेरोजगारी होती क्या है, रोजगार होता क्या है, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी है, कौन कौन सी बेरोजगारी देखने को मिली, कोविड-19 के समय में किस प्रकार का भारत ने संघर्ष किया, और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो किन प्रकार की नीतियों को लेकर आए। भारत की जो आर्थिक स्थिति है उनको संभालने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार के प्रयास किए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। अगर आप इनको रटने से काम चला रहे हैं तो तैयारी नहीं। आपको क्या होगा कि हर एक बिंदु को समझना होगा, और मैंने क्या बोला, किसी भी बिंदु को छोड़ नहीं सकते, प्रत्येक पहलू को आपको पढ़ना होगा, यह भी याद रखना। किसी भी पहलू को आप छोड़ नहीं सकते, प्रत्येक पहलू को आपको पढ़ना होगा। आप ये नहीं कह सकती हैं कि भाई हड़प्पा से कभी सवाल ही नहीं पूछा गया, हड़प्पा क्यों पढ़े, वैदिक से कभी सवाल नहीं पूछा गया, वैदिक क्यों पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सवाल कहीं से भी हो सकता, तो हर एक बिंदु को आपको पढ़ना है और हर एक बिंदु को आपको समझना है, ठीक। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, पेपर फर्स्ट आपने उठाया, पेपर सेकंड का कोई एक टॉपिक उठाया, उसकी आप विषय उठाया, उसकी आप तैयारी करनी है। अब
तैयारी में आपने मान लीजिएगा 4 घंटे अध्ययन किया, 4 घंटे अध्ययन किया, पढ़ लिया, आपने कुछ नोट्स भी बनाए, पहले दिन से ही, प्रथम दिन से ही आपको क्या करना होगा? उत्तर लिखना होगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर लिखने की। क्या है कि कई बार चीजें हमको सब कुछ आती हैं, जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर हम अपनी चीजों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चीजों को नहीं डाल पाते और इस कारण हमको नंबर नहीं मिलते। तो हमें क्या करना होगा? प्रथम दिन से ही जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हमको दिख रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर को पहले ही देख लिया था कि यहां से प्रश्न पूछा गया है, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न दिख रहा है उसको हम लिखेंगे, लिखेंगे जरूर। उत्तर को कैसे लिखना है, उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी केवल हमारा उद्देश्य है कि तैयारी को करा कैसे। ठीक, उत्तर को लिखना जरूरी है। जब तक आप उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक आप तैयारी कितनी भी कर लें, चाहे आपको सब कुछ पता हो, तब भी वो निखार नहीं आ पाए, निखार नहीं आ पाए आपके अंदर, क्योंकि चीजों का पता होना और चीजों को क्रमवार तरीके से व्यवस्थित लगाने में बहुत अंतर है। इसलिए आंसर राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। और कब से? आप पहले दिन से उत्तर को लिखिए। और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो जो यूपीपीसीएस के पेपर में जिन निर्देशों को दिया गया है उन निर्देशों को जरूर फॉलो करेंगे, निर्देशों को जरूर फॉलो करेंगे, निर्देशों को नहीं भूलना है। जो निर्देश दिए गए हैं सभी निर्देशों को आप फॉलो करेंगे कि 125 शब्दों में लिखना है तो 125 में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 250 में लिख देंगे। और स्वयं से उत्तर लिखने के बाद में आप स्वयं से पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में जो लिखा है वो उस पर सही राय है। अगर आप अपने आप से नहीं चीजों को, गलतियों को पकड़ पा रही हैं, किसी भी मित्र को भेज सकती हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो जब भी आप तैयारी करें तो उत्तर लेखन अति आवश्यक है, किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं है तैयारी के। यह तो हो गया कि मेंस की तैयारी, ऐसे ही आप क्रमवार तरीके से पेपर को तैयार करते हैं। जब आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तैयार हो जाएगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जब आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद में आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि प्री की तैयारी में कुछ है ही नहीं। आपसे क्या पूछेगा? जो चीजें पूछेगा उसका आपको विस्तृत अध्ययन है, केवल और केवल आपको फैक्ट ही याद करने होंगे। और फैक्ट याद करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको 60 दिन से 90 दिन मिलते हैं तब भी आपकी तैयारी हो जाए, तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और करंट भी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि आपने करंट के लिए पहले ही
योजना और कुरुक्षेत्र का अध्ययन कर लिया। करंट भी बड़े आसान से तैयार है। जितनी भी चीजें हैं जो आपको जीडीपी, जितनी भी समस्याएं आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो परेशान करता है, वो सब चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, बड़े आसानी से, क्योंकि आपने ऑलरेडी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रखी है। प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप पहली बार अगर प्री देंगे, प्री निकलेगा, और ना कि प्री निकलेगा बल्कि आपका मेंस भी होगा। और मेंस ही नहीं होगा, जब आप उत्तर लिखना सीख जाते हैं तो अपने विचारों को रखना भी सीख जाते हैं। यह मैं कह रहा हूं, जब आप उत्तर लिखना सीख जाते हैं तो अपने विचारों को रखना भी सीख जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ भी, जो भी व्यक्ति अपना उद्देश्य रखेगा, जो भी आपसे पूछा जाएगा, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको आप बातों को रख सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में आपको पता है। तो आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप सफल होंगे। और अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा से तैयारी की तो यह मान के चलिएगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते समय अगर आपने 4 महीने या 5 महीने लगा दिए, महीने में आपने पीटी निकाल पाए, पहली बात तो निकलेगा नहीं, फिर भी आपने निकाल लिया प्री, तो यह मान के चलिएगा कि इस 5 महीने के बाद में 3 महीने बाद मुख्य परीक्षा है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे 3 महीने में? नहीं। जब 3 महीने में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी, तब आप प्री निकालने से क्या फायदा? आपके प्री निकालने या न निकालने से क्या फायदा? फिर अगले वर्ष आप जाएंगे, फिर आप प्री की तैयारी करेंगे। हर वर्ष आप, हो सकता है प्री निकले ना निकले, ऐसी वाली स्थिति में रहेंगे। और कितने वर्ष तक आप झेल पाएंगे? कितने वर्ष तक, जब आपका लगातार प्री हो ही नहीं रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो आप क्या करेंगे? थक हार के तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि तैयारी जो करने का तरीका था वो आपने गलत तरीका अपना, इसलिए आपने तैयारी को छोड़। अगर आपने सही तरीका अपनाया तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपने गलत तरीका अपनाया तो असफल ही नहीं, सफल नहीं हो पाएंगे। और ज्यादातर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो नए छात्र आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा को ही पहले टारगेट करते हैं। उन सभी छात्रों से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है कि तैयारी का आधार बिल्कुल भी प्रारंभिक परीक्षा न बनाएं, मुख्य परीक्षा ही बनाएं। मुख्य परीक्षा जब आप तैयारी का आधार बनाएंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा भी निकलेगा और इंटरव्यू भी। अब बताइए, आपके कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। बताओ, कोई सवाल है? नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। आप सभी लोग हमारी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो यस बोलिएगा, और नहीं, अगर कोई सवाल है तो उसका लिख दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, सहमत, अच्छी। चलिएगा,
कैरियर पथ के साथ जुड़कर तैयारी करेंगे तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अरे पांडे जी, आप पता नहीं कैसे आप कहाँ थे इतने दिनों, मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, चलिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है कि कई छात्रों को हमने देखा है, उनको लगता है कि भाई 3 महीने में आप सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर हमने 3 महीने में आपको सिलेबस का कंप्लीट कर दिया तो ये मान के चलिएगा कि आपको 3 महीने जैसी चीजें पता रहेंगी। ज्यादातर छात्रों का ये रहता है कि जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। कैरियर पथ के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी, नहीं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपका मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस वो हम 8 से 9 माह में कंप्लीट करें। 8 से 9 माह, ठीक। वैसे तो हमारा उद्देश्य है कि 6 से 7 माह, लेकिन हमने इसको रखा है 8 से 9 माह। और इसके लिए हमने चीजें और की हैं। क्या? अभी तो हम क्लास जो चल रही है हमारी, अभी वो क्लास 2 घंटे की चल पा रही, उसके लिए हमने ये करने जा रहे हैं कि 2 घंटे की जगह पर वो हमने 3 घंटे की शेड्यूल की थी, लेकिन इसका हम समय बढ़ाकर 4.5 घंटे का रख रहे हैं। 4.5 घंटे की मेंस की क्लास होगी, तब ये सिलेबस हम 8 से 9 महीने में आपका कवर करा पाए। और यहां पर अगर आप जुड़ेंगे कैरियर पथ के मंच के साथ तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको पीडीएफ जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। यहां पर आपको पेन और कॉपी पर लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक चीजें होंगी नहीं, लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो पीडीएफ आपको दी जाती है उससे आपका कुछ भला नहीं होता। जब तक आप पेन नहीं चलाते हैं तब तक आपकी तैयारी हो ही नहीं पाती। सोशल मीडिया अच्छा है, ये बात को लेकर मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर डिपेंड हो जाए इस बात पर हम असहमत। क्योंकि जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा कि ठीक है हमने पीडीएफ लिया और आप पीडीएफ वहां चिपका देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, आपको लिखना होगा। तो हमारे यहां पर लिखने के परिप्रेक्ष्य में 2-3 फैक्टर के कारण हम नोट्स आपको लिखवाते हैं। पहला कारण यह है कि आपकी स्पीड बन जाती है, स्पीड बन जाती है लिखने की। जब आप 2-3 घंटे 2-3 घंटे जब आप लिखते हैं तो आपकी स्पीड बन जाती है। दूसरा कारण क्या है कि जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितना आपको हमने समझाया है, ठीक, उतनी चीजें लिखाते टाइम आपके दिमाग में बैठ जाती, तो चीजें याद हो जाती। तीसरी बात यह है कि जब आप नोट्स का रिवीजन करते हैं तो कई बातें आपके दिमाग में क्लिक करती हैं
तो आपके अंदर डाउट उत्पन्न होती, यानी कि आपको समस्या होती। समस्या भी हो सकती है, समस्या नहीं होगी तो ये मान के चलिएगा कि आप तैयारी की दिशा में नहीं है। ठीक, समस्या तो उत्पन्न होगी ही, तैयारी कितनी भी बेहतर कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी। क्यों आएगी? उसके पीछे का कारण है, क्योंकि कई चीजों को हो सकता है हम या हमारी टीम के द्वारा एक सापेक्ष तौर पर निकल लिया जाए, ऐसा रहता है। निकल गए, अब जब निकल गए उस पर हमने ज्यादा खासा जोर नहीं दिया, लेकिन आपने जब पढ़ा तो उसका आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि आपने लिखा, इसलिए आपने पूछा। ठीक, तो ये तीन चीजें आधार हो गए लिखाने के पीछे। चौथा आधार ये है कि आप उत्तर लेखन जब करते हैं तो स्वयं आप पॉइंट निकाल लेते हैं। उत्तर लेखन में दिक्कत नहीं आती, लेखन में दिक्कत नहीं आती है, उत्तर लेखन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये सारी चीजें रहती हैं। और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, हमको 4 या 5 महीने में हमारी तैयारी हो जाए, तो करियर पथ के साथ ना जाओ। अगर आप अपना समय दे सकते हैं और आप तैयारी वास्तव में करना चाहते हैं तो ही आप करियर पथ के साथ जुड़े। लेकिन यह विश्वास दिला रहा हूं कि आप जो हमारे साथ में जो भी लोग जुड़ेंगे और जो बातें हम आपके सामने रखेंगे, प्रश्न उसी के इर्द गिर्द ही घूम जाएगा। यह भी मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि प्रश्न वहीं से आएगा, प्रश्न उसी के इर्द गिर्द घूम जाएगा। ठीक, चाहे 2023 हो चाहे 2022 हो, लगातार प्रश्न मेरे ही क्लास नोट या क्लास से आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सवाल आए, डायरेक्ट नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको सवाल देखने को मिले। और आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका बीओ का, जब हमने इस कैरियर पर मंच को पहली बार संचालित किया था, तो जो बीओ का एग्जाम हुआ था, मुझे लगता है 2020 में, कोविड के समय बीओ का, उस समय जीएस का पोर्शन भी लिखने को आता था 2020 में। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, पहले 20 प्रश्न रहते थे वो लिखने के लिए आते। मैं यूपीएससी का और यूपी पीसीएस की तरफ रहा, मुझे बीओ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसके सिलेबस के बारे में। मेरे यहां पर इसी कैरियर पथ मंच में एक रत्नेश मिश्रा करके जुड़े हुए थे आपके बाराबंकी, जो यूपी पीसीएस मेंस में तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि बीओ आप पढ़ा दीजिएगा। हमने कहा भाई बीओ के बारे में हम तो सिलेबस भी नहीं जानते हैं। क्या? अरे आपको हम सिलेबस भेजे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हमने उनका सिलेबस देखा, हमने कहा आप ही अकेले हैं कि नहीं हम और भी छात्र देंगे। तो उन्होंने कुल मिला के उन्हीं का संघर्ष था, हमने कुछ नहीं किया। वो हमारे पास में 8 छात्र लेकर बीओ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 में से लगभग में ये मान के चलिएगा कि 38 से 43 इयर्स के लोग थे। 38 से 43 साल के बीच के लोग थे। ज्यादातर इसमें से तीन लोग
प्राइमरी में प्रधानाचार्य थे 2-3 लोग, हाँ, कुछ माध्यमिक में थे 1-2 लोग, और 1 लोग आपके टुंडला रेलवे स्टेशन पर जो गेट कीपर होता है वहां पर वो कार्यरत थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। ये सब लोगों ने, 8 लोगों ने हमारे साथ जुड़कर तैयारी की। इसमें से 5 लोग बीओ में सिलेक्शन लिया, 5 लोगों ने, इनका 5 लोगों का। और इसमें से बड़ी बात यह है कि 20 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी की जो बीओ का एग्जाम हुआ था, जीएस के मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन था। और उसमें क्या था कि जो हमने उनको, उनके साथ में हम सिलेबस डेली नहीं पढ़ाते थे, केवल और केवल हम उनको मेंस का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लिखने के लिए देते थे। यानी कि एक तरीके से टेस्ट सीरीज के रूप में उनको हम चीजें देते थे। और रात को हम 12 बजे देते थे, वो लोग हमको 2 बजे के आसपास देते थे। इसके बाद में हम चेक करते थे, और चेक करने के बाद में दूसरे दिन क्वेश्चन का फॉर्मेट उनको दे देते। 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए। इसके बाद में उनकी निबंध और हिंदी की भी तैयारी हमने करवा दी, और यहां से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो कैरियर पथ की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप ये सोचें कि पूर्ण तरीके से सब कुछ हम कोचिंग के भरोसे हो जाएं तो नहीं हो पाए। और आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप स्वयं से तैयारी करने की दिशा में गए तो कम से कम आप 4 वर्ष लगा लेंगे, तब आप तैयारी के लेवल पर पहुंच। अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है तो ठीक। अगर हाँ 1-2 बार आपने इंटरव्यू और मेंस दिया हुआ है, तब तो आप तैयारी कर ले जाएंगे। अगर पहली बार आप चीजें कर रहे हैं और आपके पास में समय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप यही नहीं कि कैरियर पथ को ही ज्वाइन करें, जिस कोचिंग को चाहें उसको आप ज्वाइन करें, जिस कोचिंग को चाहें उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन बशर्ते ध्यान ये रखिएगा कि जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। डेली आंसर राइटिंग होगा या नहीं होगा। और तीसरी बात ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हमको नोट्स दिया जा रहा है वो लिखाया जा रहा है या केवल और केवल पीडीएफ में दिया है। अगर पीडीएफ में दिया जा रहा है आपको आज आसान लग रहा होगा, लेकिन कल आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। इसलिए पीडीएफ वाले नोट्स से बचना। बताइएगा, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर कल हम लोग मुख्य परीक्षा की क्लास के साथ मिलेंगे। बताइएगा, क्या किसी का कोई सवाल है? नहीं, ठीक है। ओके, तो जाते जाते ये कहूंगा कि यूपीपीसीएस 2024 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इससे बेहतर मौका आपको जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। और अगर आप
अब की बार चूक गए तो ये मान के चलिएगा फिर आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? आंसर राइटिंग करनी होगी। और एक याद रखिएगा, चाहे आप आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप निबंध को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। निबंध को लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो तैयारी को अपने आधार पर जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, चलिएगा, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अभी तो कोई क्लास नहीं होगी। क्लास एक बार मैं, मुझे लगता है आज अधिकांश सर की क्लास भी नहीं होगी। अब केवल और केवल पांडे जी, आप हम कल दिन में कॉल करें तब आपको बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी इस पे हम और आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, हम हो सकता है नहीं समझ पाए। ठीक है, तो आपको कल दिन में बात करिएगा तो हम चीजें आपके सामने रख देंगे, बता देंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देवदत्त पांडे जी। ठीक है, ओके। अभी 9 बजे मुख्य परीक्षा की क्लास होगी दीप्ति मैम के द्वारा। ठीक है, उसको सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक, चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।